हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के आज पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इसको अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट and its relationship with learning। सीटेट की जो परीक्षा होती है और उसमें जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में आपकी अवधारणा का, आपकी समझ की जांच होती है कि आपने किसी विषय को कितने अच्छे से समझा। तो ये जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप किसी भी सब्जेक्ट को डीपली पढ़िएगा। तो आज विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रथम अध्याय है। कुल इसमें 20 से 25 अध्याय आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये प्रथम अध्याय और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप विकास से क्या समझते हो, विकास का मतलब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अपनी समझ बनानी है। तो दोस्तों, विकास का मतलब होता है मनुष्य का जन्म के समय से, या कहें कि मां के गर्भ के समय से ही जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया, वो विकास कहलाता है। अर्थात जब एक मानव का एक भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में प्रत्यारोपण होता है, वहीं से उसके शारीरिक विकास की क्रिया शुरू हो जाती है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत अर्थात मरने तक मनुष्य का विकास होते रहता है। यह विकास उसके शारीरिक वृद्धि के रूप में, मानसिक वृद्धि के रूप में, संज्ञानात्मक वृद्धि के रूप में इत्यादि रूपों में हम देखते हैं। वही अगला टॉपिक जो है वो है विकास के आयाम। विकास के कितने आयाम हैं, इससे आपको विकास की अवधारणा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, प्रथम जो आयाम है वो है शारीरिक यानी कि फिजिकल, बॉडीली डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास कब से शुरू हो जाता है? माता के गर्भ से। जब मानव एक भ्रूण के रूप में माता के गर्भ में आता है, वहीं से उसके शारीरिक विकास की क्रिया शुरू होती है, जो जीवन पर्यंत तक चलती है। जीवन के अंतिम समय तक शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास होते रहता है। आप कहिएगा कि एक समय सीमा के बाद मनुष्य की लंबाई रुक जाती है, लेकिन लंबाई रुकना ही केवल नहीं है, जीवन भर उसके शरीर में कोशिकाएं बनते रहती हैं। तो कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है, जीवन पर्यंत तक होते रहता है। तो वह क्या है? शारीरिक डेवलपमेंट है। अगला जो है वह है मानसिक यानी कि दिमाग का विकास। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके पास समझदारी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसकी समझदारी बढ़ते जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है। मानसिक विकास से यही तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जन्म के बाद से उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि वह धीरे धीरे समझदार होते जाता है, चीजों को सीखता है, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके, समाज से अंतःक्रिया करके, विद्यालय परिवेश में आकर के उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है। तीसरा है साम्यगिक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। मनुष्य में इमोशंस होते हैं, और इस इमोशन का शुरू से
यानी कि जन्म के समय से ही यह इमोशन पाए जाते हैं। एक छोटा बच्चा, उसे जब भूख लगती है तो वह क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वह रोना शुरू कर देता है। रो करके वह अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है। किसी वस्तु को, किसी खिलौने को जब वह पकड़ता है तो उसे अपने मुंह में लेता है, क्योंकि वह समझना चाहता है कि वह वस्तु उसके लिए कैसी है। वहां पे वह अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उन वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। चौथा है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब मोटर डेवलपमेंट। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह सबसे पहले तो अपने पैरों को, हाथों को हिलाता है, लुढ़कना शुरू करता है, पैरों और हाथों के बल पर चलना शुरू करता है, जिसको हम लोग कहते हैं घुसकना शुरू करता है। तो धीरे धीरे उसके शरीर में मोटर डेवलपमेंट होता है। फिर एक समय आता है जब वह अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो यह क्या है, यह उसके शरीर का क्रियात्मक डेवलपमेंट है। अगला आते हैं भाषाई डेवलपमेंट। भाषाई यानी कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। भाषाओं को बचपन से ही बच्चा सीखता है, समझता है। इसके संबंध में आगे हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे। भाषाई विकास मनुष्य में बचपन से ही होता है। साल भर के उम्र के बाद से वह शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। तो यह भाषाई विकास मनुष्य में बचपन से ही होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है वह ज्यादा शब्दों को सीखना शुरू करता है, अलग अलग भाषाओं को भी सीखता है। हमारे यहाँ तो बच्चे जो हैं वो कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो रखते ही हैं। एक क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी भाषा। तो ये भाषाओं, जो भाषाएं उसके परिवेश में बोली जाती हैं, उसके माता पिता बोलते हैं, उसी भाषा को सुन करके वह बोलना सीखता है। और छठा जो है वह सामाजिक है। एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। तो सामाजिक प्राणी यानी कि उसके विकास का एक आयाम है। मनुष्य चीजों को सीख करके, समझ करके वह अपने अंदर डेवलपमेंट लाता है और समाज के साथ वह अंतःक्रिया करता है। समाज के साथ उसकी समझ बनती है और वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो इस प्रकार से कुल 6 विकास के आयाम हैं: शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। अगला जो टॉपिक है वह है वृद्धि। वृद्धि का मतलब ग्रोथ। विकास और वृद्धि ये दोनों कुछ हद तक एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें बारीक अंतर है। वृद्धि जो है वह मनुष्य के शरीर की वृद्धि है और विकास उसके संपूर्ण विकास की अवधारणा है। विकास का एक अंग वृद्धि है, लेकिन वृद्धि का एक अंग विकास नहीं है। विकास में वृद्धि समाहित है, वृद्धि में विकास समाहित नहीं है। तो वृद्धि को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? वृद्धि को हम लोग गुणात्मक एवं परिमाणात्मक या मात्रात्मक रूप में समझते हैं। किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय से उसके शरीर की लंबाई बढ़ते जाती है। धीरे धीरे वह हृष्ट पुष्ट होता है, यानी कि उसके शरीर में परिमाणात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप में वृद्धि होती है। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उसका वजन 2.5 से 3 किलो के बीच होता है, लेकिन ज्यों ज्यों वह बड़ा होते जाता है उसके शरीर का वजन क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, उसके शरीर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि 2 रूपों में होती है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। सीटेट में यह प्रश्न आ रखा है
कि वृद्धि के कितने प्रकार होते हैं, गुणात्मक, परिमाणात्मक या मात्रात्मक। ये 2 प्रकार होते हैं, ये हमें याद रखना है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है? गुणात्मक का अर्थ होता है कि उसके शरीर में वृद्धि केवल मात्रात्मक रूप में ही नहीं होती है। मात्रात्मक रूप तो समझ गए कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, सेंटीमीटर, फीट, इसमें हम लोग माप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक क्या है? गुणात्मक का मतलब उसके अंदर जो मानसिक विकास हुआ वह गुणात्मक में आएगा। अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बचपन में सांप को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी समझ बनती है, उसे लगता है कि सांप से खतरा है और वह सांप को देख करके भागता है। तो यह कैसी वृद्धि हुई? यह गुणात्मक वृद्धि हुई। अब आगे टॉपिक पे आते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कारक यानी कि फैक्टर्स। वृद्धि और विकास ये मुख्य रूप से 7 कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि पहले स्तर पर पोषण है। पोषण का मतलब नरिशमेंट। एक बच्चा जब जन्म लेता है या कहें को जब माता के गर्भ में रहता है तो माता के शरीर का पोषण उसके संपूर्ण जीवन के शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है। यदि माता को गर्भ के समय उचित पोषण नहीं मिलता है तो वह बच्चा जन्म से ही कुपोषित हो जाता है। इसलिए पोषण जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला। यदि उचित पोषण मिलता है तो बच्चे का शरीर तंदुरुस्त रहता है, उसका शारीरिक विकास सही होता है, और जब शारीरिक विकास सही होगा तो मानसिक विकास भी सही होगा। अगला जो है वृद्धि। वृद्धि का मतलब ग्रोथ। ग्रोथ जो है वह दोनों को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि वह बचपन में उसके शरीर की वृद्धि उचित मात्रा में नहीं हो पाई तो वह बच्चा क्या हो जाता है? अविकसित रह जाता है। तीसरा है वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब हेरिडेटरी, आनुवांशिकता इसको कहते हैं। माता पिता या उसके पहले के पूर्वजों का गुण बच्चे में आ जाना, यह वंशानुगत गुण होता है। तो यह किस प्रकार प्रभावित करता है? बच्चे के शरीर का आकार, उसकी लंबाई, कद काठी, उसका रंग रूप, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आती हैं, जैसे हीमोफीलिया, कैंसर, गठिया, डायबिटीज आदि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वंशानुगत होती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहती हैं। तो यह भी एक फैक्टर है जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अवश्य इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि किसी बच्चे के पूर्वज बौने थे, नाटे थे, तो हो सकता है कि उस बच्चे में अगर उनका क्रोमोसोम आ जाए तो उसके शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी, वह भी बौना हो जाएगा। तो वंशानुगत कारक जो है वह वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। चौथे कारक पे आते हैं लिंग। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ये किस प्रकार से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? ये मुख्य रूप से सामाजिक स्तर पर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में यह रूढ़िवादिता रही है कि स्त्रियों को यानी कि लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता रहा है और लड़कियों पर माता पिता उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना लड़कों पर देते हैं। तो लिंग भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पांचवा है वातावरण। वातावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है? वातावरण का प्रभाव वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। सपोज दैट
आप पहाड़ी इलाके में चले जाइए तो वहां पे जो लोगों का शरीर होता है, उनका जो कद काठी होता है, उनके शारीरिक गठन और मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों के शारीरिक गठन में काफी अंतर होता है। आप देखोगे कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के नाक चपटे होते हैं, तो उसका बायोलॉजिकल कारण है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वायुदाब कम होता है और यदि उनके नाक सीधे खड़े होंगे तो उनके नाक की झिल्ली जो है उस पर वायु का प्रेशर जो है, वायुदाब पड़ने से वह फट सकता है। तो इसके कारण उनके नाक थोड़े से चपटे होते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के नाक खड़े होते हैं। शरीर की लंबाई पर भी अंतर होता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के शारीरिक लंबाई कम होती है, जबकि मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के शारीरिक लंबाई ज्यादा होती है। वैसे ही विषुवतीय प्रदेश में रहने वाले लोगों के शरीर का रंग जो है वह ज्यादा डार्क होता है, जबकि ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का रंग व्हाइट होता है। तो वातावरण भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। छठे कारक की ओर आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और इन हार्मोन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह मस्तिष्क के बीच में, मस्तिष्क का मतलब ललाट के बीच में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर कंठ के पास थायराइड और उसके जस्ट नीचे पैराथायराइड, फिर किडनी के ऊपरी भाग में एड्रिनल, अग्नाशय, फिर वृषण में एस्ट्रोजन हार्मोन वहां से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। एक तरह से थोड़ा सा बायोलॉजी का पाठ हो जाता है और इससे कभी कभी कोई प्रश्न आ भी जाता है। सपोज दैट हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो वह हार्मोन इंसुलिन है और वह कहां से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वह अग्नाशय से है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है और यह इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। सातवां है शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं और शारीरिक क्रियाओं में हम मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं व्यायाम को, खेलकूद को, व्यायाम और खेलकूद। आप देखोगे कि जो बच्चे बचपन से खेलकूद और व्यायाम में आगे रहते हैं उनका शारीरिक विकास ज्यादा बढ़िया होता है, जबकि जो बच्चे खेलकूद और व्यायाम में आगे नहीं रहते हैं उनका शारीरिक विकास जो है उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से उन बच्चों का होता है जो ज्यादा खेलकूद और ज्यादा व्यायाम करते हैं। तो इस प्रकार से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले ये 7 कारक हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, वृद्धि की अवस्थाएं। वृद्धि की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेज ऑफ ग्रोथ। मानव के शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहला जो अवस्था है, सबसे पहली जो अवस्था है वह है शैशवा काल। शैशवा काल जन्म से 2 वर्ष, इसका अवधि याद रखेंगे। अवधि को याद रखना है। जन्म से 2 वर्ष शैशवा काल कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर को मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास कराता है और बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखता है,
खड़ा होना सीखता है, सहारा लेकर के वह किसी चीज को पकड़ करके, अपनी मम्मी के हाथ को पकड़ करके, उंगलियों को पकड़ करके वह धीरे धीरे चलना सीखता है। दूसरी जो अवस्था है वह है बाल्यकाल, और बाल्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 2 से 6 वर्ष मानी गई है और उत्तर बाल्यकाल की अवस्था 6 से 12 वर्ष मानी गई है। बाल्यकाल में बच्चे का और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ये जो अवस्था है मुख्य रूप से इसमें भाषाई क्षमता बढ़ती है। उत्तर बाल्यकाल में उसका पीयर ग्रुप बन जाता है, अपने मित्र वय समूह से वह अंतःक्रिया करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, पड़ोस से अंतःक्रिया करता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है। तो उत्तर बाल्यकाल में उसका कुछ हद तक डेवलपमेंट होता है। इसके बाद किशोरावस्था, तीसरी अवस्था जो है वह किशोरावस्था है, एडोलेसेंस एज। इसको 12 से 18 वर्ष के कैटेगरी में रखा गया है और इस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। आंधी एवं तूफान की अवस्था, किशोरावस्था, क्योंकि इस आयु में बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा मनोवृत्तियों का प्रभाव होता है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, वह चीजों को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करता है। वह जल्दी में किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेना चाहता है, बहुत जल्दी सीख लेना चाहता है। उसका जो डिसीजन होता है वो हेस्टी डिसीजन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जल्दीबाजी में लिया गया फैसला। इसीलिए इसको जो है आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। चौथा आते हैं युवा प्रौढ़ावस्था। यह युवावस्था है। 18 से 40 वर्ष की आयु जो है युवा प्रौढ़ावस्था की उम्र कहलाती है। इसमें कुछ परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। परिपक्वता की शुरुआत इस उम्र से होती है और यह वह उम्र है जब इंसान अपने आप को समाज के अनुरूप सेटल करने में लगा देता है। और पांचवी जो अवस्था है वह है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। यह 40 से 65 वर्ष, जब मानव का जीवन 40 वर्ष तक की आयु में समाज में लगभग सेटल हो जाता है। वह कहीं कोई नौकरी कर लेता है या कहीं कोई रोजगार शुरू कर लेता है, या अगर कुछ ना मिला तो वह मजदूरी ही करता है। लेकिन 40 वर्ष की अवस्था के बाद उसकी जो अन्य क्रियाएं हैं जो बिजनेस में करियर बनाने के लिए होती हैं वह रुक जाती हैं। उसके बाद वह जिस विभाग में है वह उसी में सेटल हो जाता है। इसीलिए इसको परिपक्व प्रौढ़ावस्था कहा गया है। इस आयु में मनुष्य जीवन से बहुत ज्यादा अनुभव गेन कर लेता है और उन अनुभवों के आधार पर वह अपने जीवन को आगे भविष्य के लिए एक तरह से निर्धारित कर लेता है। छठी जो अवस्था है वह वृद्धा प्रौढ़ावस्था है और यह 65 वर्ष से अधिक की आयु को वृद्धा प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से वृद्धि की कुल 6 अवस्थाएं हैं। फिर से रिकॉल कर लेंगे। शैशवा काल, जन्म से 2 वर्ष, बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल के रूप में 2 से 6, 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40, परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 और वृद्धा प्रौढ़ावस्था 65 वर्ष से ऊपर। तो इस प्रकार से वृद्धि की कुल 6 अवस्थाएं हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है अधिगम। अधिगम, इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, कुछ लोग इसको सीखना भी कहते हैं, लेकिन सीखना इसका छोटा अर्थ है। इसका व्यापक अर्थ क्या है? इसका व्यापक अर्थ हम इस परिभाषा से समझ सकते हैं, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग।
अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। और यह परिवर्तन किन किन चीजों के द्वारा आता है? तो अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। आप पहले जब छोटे थे तो आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आपने अभ्यास किया और साइकिल चलाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे आपने बाइक चलाने का अभ्यास किया और बाइक चलाना भी सीख लिया। तो वह प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जाता है। अब जैसे कोई खिलाड़ी है, वो बल्लेबाजी करने की कला एकदम से नहीं सीख जाता, उसके लिए उसे लगातार सतत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। हम सामाजिक वातावरण से अंतःक्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों से हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। अब जैसे कि एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वह आग को देखता है और उसकी ओर वह जाता है उसको पकड़ने के लिए। उसे ज्ञान नहीं है कि मैं आग को पकड़ लूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। और जैसे ही वो आग को पकड़ लेता है, उसके हाथों में जलन होती है, छटपटाहट होती है और वह आग को छोड़ देता है। और उसके अंदर यह अनुभव, उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है कि मैंने आग को पकड़ा तो मेरी उंगलियां जल गईं और वह दोबारा आग को पकड़ने की गलती नहीं करता है। तो उसने अपने अनुभव से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा और उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया। अब वह दूसरे बच्चे को भी आग के पास जाता देखेगा तो उसे मना करेगा कि बाबू तुम आग को मत छुओ, इससे हाथ जल जाता है। तीसरा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। आप किसी चीज का प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी चीज को सीखते हो। सपोज दैट आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे कि कंप्यूटर का प्रशिक्षण हासिल करोगे। वहां जाकर के 6 महीने साल भर का प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। तो वह कैसा परिवर्तन होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। उसके बाद फिर आप उसको भूलोगे नहीं। अब जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, तो इसमें शिक्षक बनने की प्रक्रिया को, शिक्षक बनाने की कला को सिखाया जाता है, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। वह उन चीजों को सीखता है कि मुझे आगे चल करके जब मैं एक शिक्षक बनूंगा तो बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों का मनोविज्ञान कैसे पकड़ना है, बच्चों को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, उन सब चीजों का एक समेकित मनोभाव आ जाना चाहिए। तो वह अस्थायी परिवर्तन कर देता है। तो यह प्रशिक्षण के द्वारा हासिल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अधिगम की परिभाषा को एक बार फिर समझ लेते हैं। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अधिगम के संबंध में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो इनको भी याद रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और पूछ दिया जाएगा कि यह परिभाषा किसकी है। तो वहां पे टोटल ये फैक्चुअल हो जाता है, वहां पे फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो प्रमुख विद्वान हैं, उनकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। दूसरी परिभाषा ये पील की है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसरण में होता है। ये वातावरण के अनुसरण की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, पर्यावरणीय अंतःक्रिया की बात करते हैं। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है सीखना यानी लर्निंग यानी अधिगम, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जन का मतलब एक्विजिशन, अर्जन का मतलब अपने अंदर गेन करना, प्राप्त करना, वो अर्जन कहलाता है। तो सीखना क्या है? आदतों मतलब हैबिट्स, ज्ञान
अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब एक बच्चा अपनी आदत से कुछ चीजें सीख लेता है, जब एक बच्चा विद्यालय जाता है तो वहां ज्ञान प्राप्त करता है और उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नई नई चीजों को सीखता है, नई नई सूचनाओं को एकत्रित करता है। अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्ति का मतलब, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपनी अलग अलग अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्तियां होती हैं, तो वह अपनी अभिवृत्तियों से सीखता है। तो ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। तो इस प्रकार से अधिगम को हम लोग एक बार फिर से समझ लें कि अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब अभ्यास, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो आज का ये जो क्लास है यहीं पे अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध आप लोग देखे होंगे कि विकास की अवधारणा, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका आयाम और वृद्धि की अवस्थाएं, उसके बाद अधिगम, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसका डिटेल से हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले क्लास में दूसरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह से अध्याय जब खत्म हो जाएंगे हमारे, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।